आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। भारत का अफवाह तंत्र या फिर अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है? किसी भी क्षेत्र में जल के निकास हेतु प्राकृतिक रूप से विकसित, यानी किसी भी क्षेत्र में जल के प्रवाह हेतु जो प्राकृतिक रूप से विकसित नदी एवं सहायक नदी के तंत्र को ही सम्मिलित रूप से अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में जो जल के प्रवाह हेतु नदी है या कोई उसकी सहायक नदी है या छोटा नदी नाले हैं, उन सबको मिलाकर ही जो एक तंत्र बनता है उस तंत्र को ही अफवाह तंत्र कहते हैं। अफवाह तंत्र को उच्चावच, भूगर्भिक संरचना, ढाल एवं जलवायु जैसे कारक प्रभावित करते हैं। यानी किसी क्षेत्र में किस प्रकार का अफवाह तंत्र होगा वो उस क्षेत्र के उच्चावच है, वहाँ की चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है, उस क्षेत्र का ढाल किस प्रकार का है, वहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है, इन कारकों से ही प्रभावित होता है। तो उच्चावच, भूगर्भिक संरचना, ढाल एवं जलवायु जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि भारत का जो अफवाह तंत्र है उसको मोटे रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, गौण अफवाह तंत्र तथा मुख्य अफवाह तंत्र। गौण अफवाह तंत्र है, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र तथा भूमिगत अफवाह तंत्र। यानी जो गौण अफवाह तंत्र है इसके भी दो प्रकार हैं या इसको दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक अफवाह तंत्र तथा भूमिगत अफवाह तंत्र। आंतरिक या अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, विशेष रूप से थार मरुस्थलीय भूभाग पर वर्षा के अभाव में, यानी जो भारत का पश्चिमी शुष्क प्रदेश है या मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ वर्षा की जो औसत मात्रा है वो कम है, और वर्षा की औसत मात्रा कम होने के कारण ये शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय भूभाग में बदल गया है। यानी जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है या मरुस्थलीय भूभाग है वहाँ वर्षा के अभाव में जो नदियाँ हैं वो किसी बड़ी नदियाँ समुद्र में न मिलकर उद्गम के उपरांत मार्ग में विलुप्त हो जाती हैं। यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है वहाँ पे जो नदियाँ उत्पन्न होती हैं शुष्क दशाओं के कारण या शुष्क प्रदेश होने के कारण या औसत वर्षा की मात्रा कम होने के कारण इन नदियों की जो लंबाई है वो कम होती है, या ये नदियाँ अपने उद्गम स्थल से उस उद्गम स्थल के समीप ही प्रवाहित होती है, समाप्त हो जाती हैं। यानी अपने उद्गम स्थल से कुछ दूरी बहने के पश्चात इन नदियों में जल की मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती हैं। ऐसे अफवाह तंत्र को ही अंतःस्थलीय या आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र का अर्थ हुआ कि ऐसी नदियाँ जो किसी बड़ी नदी या समुद्र में न मिलकर उद्गम के उपरांत मार्ग में ही विलुप्त हो जाती हैं, ऐसे अफवाह तंत्र को ही आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। इस आंतरिक अफवाह तंत्र की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है या उसको आंतरिक अफवाह तंत्र को जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है वो शुष्क जलवायु है। यानी जो शुष्क प्रदेश है या मरुस्थलीय भूभाग है वहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, वर्षा की औसत मात्रा कम होती है, वर्षा की औसत मात्रा कम होने के कारण वहाँ पे छोटे छोटे नदी नाले ही विकसित होते हैं। थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्तह की संरचना भी रेतीली है, जिसके कारण जल का निम्नवर्ती गमन तीव्र गति से होता है। यानी एक तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु शुष्क है, यानी वर्षा की औसत मात्रा भी कम होती है। दूसरा जो मरुस्थलीय क्षेत्र की सतह की संरचना है वो भी कैसी है, बालू मिट्टी से युक्त है या रेतीली होने के कारण जल का जो निम्नवर्ती गमन है वो तीव्र गति से होता है। एक तो वर्षा कम हो रही है, दूसरा जितनी हो रही है उसका निम्नवर्ती उस जल का निम्नवर्ती गमन या भूमिगत होना तीव्र गति से होता है। इसके कारण जो नदियाँ हैं उनमें जल की मात्रा कम होती हैं और वो नदियाँ अपने उद्गम स्थल से कुछ दूरी बहने के पश्चात ही मार्ग में ही विलुप्त हो जाती हैं। यानी वो नदियाँ किसी बड़ी नदी या समुद्र में अपने जल का विसर्जन नहीं करती हैं बल्कि मार्ग में ही समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। इस आंतरिक अफवाह तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो घग्गर नदी है या कांतली नदी है। भूमिगत अफवाह तंत्र ये एक स्थानीय अफवाह तंत्र है जिसकी उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक भूगर्भिक संरचना है। यानी जो भूमिगत अफवाह तंत्र है यह सर्वथा स्थानीय एवं विशेषीकृत अफवाह तंत्र है और इसके विकास में भूगर्भिक संरचनाओं का ही सर्वाधिक हाथ होता है। यानी वहाँ की चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है उसके आधार पे ही भूमिगत अफवाह तंत्र का विकास होता है और ये स्थानीय यानी किसी स्थान विशेष पर ही ये पाया जाता है। आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में जब स्थायी जल
चूने के पत्थर की संरचनाओं से प्रवाहित होता है तो रासायनिक अपरदन के कारण धंसते निवेशाओं के सारे भूमिगत रूप धारण कर लेता है। यानी जब जल प्रवाहित होता है वहाँ चूने की पत्थर की संरचनाएं होती हैं या चूना पत्थर की संरचनाओं से युक्त चट्टानें पाई जाती हैं, तो जल जब प्रवाहित होता है तो चूने के पत्थर के ऊपर रासायनिक अपक्षय करता है और रासायनिक अपक्षय के द्वारा जल है वो चूने को अपने साथ घोल लेता है और वहाँ पे धंसती निवेशाओं का निर्माण हो जाता है। तो धंसती निवेशाएं जब बड़ा आकार ले लेती हैं तो नदी का जो जल है वो पूर्णतः भूमिगत रूप धारण कर लेता है। यानी उस धंसती निवेशिका के सारे जो नदी का जल है वो भूमिगत हो जाता है तथा ये नदियाँ स्थल के नीचे यानी भूमिगत रूप से कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक ढाल के अनुरूप भूमिगत घाटियों की कंदराओं में प्रभावित होती हैं। यानी जहाँ इस चूने के पत्थर की संरचनाएं पाई जाती हैं या चट्टानों में चूने का अंश ज़्यादा होता है, वहाँ प्रवाहित होने वाला जल है वो चूने को अपने चूने की चट्टानों के साथ रासायनिक अपक्षय द्वारा उनको घोल लेता है और वहाँ धंसती निवेशिकाओं का विकास हो जाता है और नदी का जल भूमिगत हो जाता है और भूमिगत होने के पश्चात ढाल के अनुरूप कई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक ये प्रवाहित होता है और कंदराओं से प्रवाहित होता हुआ भूमिगत रूप धारण कर लेता है और वहाँ पे भूमिगत अपवाह तंत्र का विकास होता है। भारत में भूमिगत अपवाह तंत्र का विकास छोटे छोटे सरिताओं द्वारा चूना पत्थर प्रदेशों में हुआ है। यानी भारत में जो भूमिगत अपवाह तंत्र है वो उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ चूने पत्थर की संरचनाएं या चूना पत्थर पाया जाता है। उन्हीं क्षेत्रों में भूमिगत अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। जैसे सहस्त्रधारा क्षेत्र है जो देहरादून उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में रीवा सतना का पठार है, वहाँ चूने की पत्थर की जो संरचनाएं पाई जाती हैं वहाँ पे भूमिगत अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। बिहार और झारखंड के पलामू और रोहतास जिले में गुप्तधारा कंदरा है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत यानी सहस्त्रधारा क्षेत्र है, रीवा सतना पठार है, पलामू या रोहतास जिला है, मिर्ज़ापुर जिला है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में भूमिगत अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। मुख्य अपवाह तंत्र अगली कक्षा के अंदर हम मुख्य अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तथा अरब सागर के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।